हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम मैग्नेटिज्म का एक थर्ड लेक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर तक हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ रखा था, एम्पियर लॉ का अध्ययन कर रहा था। आज उसका एक एप्लीकेशन कर रहे हैं, जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड एक लंबे तार के कारण निकालना चाहते हैं। हम एक लंबा तार लेते हैं और उसमें सिमेट्री के अनुसार हम ये देखते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक सिमेट्री के अनुसार एक सर्कुलर एरिया में होंगी। अब हम इस तार के कारण किसी बिंदु P पर जो इस तार से r दूरी पर है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड का निकालना चाहते हैं। और हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक r दूरी पर एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं, और इस पाथ के पर b और डेल, अगर ये इसमें कि b और डेल का डायरेक्शन सेम ही होगा, यानी इनके बीच में कोई भी एंगल ज़ीरो नहीं होगा। और तो हम इसके लिखते हैं कि बी डॉट डी एल, और बी डॉट डी एल कॉस थीटा का एंगल ज़ीरो है, और बी डी एल हो जाएगा, बी कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इस सर्कुलर पाथ का जो सर्कमफ्रेंस है वो 2 पाई आर हो जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि b इज इक्वल टू 2 पाई, यानी इसके जो लाइन इंटीग्रल और ये मैग्नेटिक फील्ड ये b, यानी b डॉट डी एल विल बी b 2r। अब हम एम्पियर का सर्किट लॉ हम जानते हैं कि b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई, और इसके अंदर हम म्यू ज़ीरो आई का मान, b डॉट डी एल का मान जो हमने उपरोक्त कैलकुलेशन में किया है वो अगर हम रखते हैं तो b 2r इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई, या मैं लिख सकता हूँ कि b इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2r, या मैं लिख सकता हूँ कि b इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो टू 2i अपॉन 4 पाई। और अगर मैं इसके ऊपर नीचे से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज़ द रिक्वायर्ड, ये हमारा रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हमने ये देखा था कि एम्पियर्स लॉ हमने डिराइव किया रखा था, मगर उसमें कुछ कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम आती थी, और इसलिए मैक्सवेल ने इस कंटिन्यूटी को सॉल्व करने के लिए इसमें एम्पियर्स लॉ में कुछ करेक्शन किए थे। और करेक्शन करने के लिए हम जानते हैं कि किसी कर्ल का डाइवर्जेंस हम जानते हैं कि हमेशा इसका मान शून्य होता है। हम यह कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस कर्ल एच बार इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर हम इक्वेशन जानते हैं कर्ल एच बार इज इक्वल टू जे, जी हमने ये निकाल रखा था जो करंट डेंसिटी था, इम्प्लाइज कि डाइवर्जेंस जे, अगर मैं इसका ये करूँ तो डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू ज़ीरो। मगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन जानते हैं, तो इसका अगर मैं दोनों तरफ डाइवर्जेंस लूँ तो डाइवर्जेंस कर्ल एच बार इज इक्वल टू ज़ीरो, और डाइवर्जेंस, तो इसका मतलब हो जाएगा डाइवर्जेंस एच बार जे बार इज इक्वल टू ज़ीरो। मगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन जानते हैं, तो ये कहता है कि डाइवर्जेंस जे प्लस डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी, जहाँ पे यह क्यू इज द चार्ज डेंसिटी। तो मैं इसके लिख सकता हूँ कि इन इक्वेशन से लिख सकता हूँ डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी मैं कह सकता हूँ कि पी रो इज अ कांस्टेंट। अब इसके अंदर चार्ज डेंसिटी लिखना है, यानी चार्ज डेंसिटी स्टैटिक होती है। तो हम इसका कंक्लूड कर सकते हैं एक सर्कुलर लॉ के कारण कि एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई, ये सिर्फ स्टेडी स्टेट के कंडीशंस के लागू होती है, और इन केसेस जहाँ टाइम वेरिंग फील्ड होते हैं वहाँ पर ये लागू नहीं होती। तो इसके अंदर टाइम वेरिंग फील्ड को इंक्लूड करने के लिए हमें एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और मैक्सवेल ने इन्वेस्ट किया था मैथमेटिकली कि अगर मैं एम्पियर इक्वेशन 5 को कंसिडर इक्विटी, तो मेरे को इसके अंदर कुछ चेंज करने पड़ेंगे। तो मैक्सवेल ने कहा कि इसने करंट डेंसिटी को माना कि इज़ इनकम्प्लीट,
तो उसने ये माना कि एच जो इसके अंदर है कुछ इनकम्प्लीट है, और एक कुछ और क्वांटिटी समथिंग लाइक जे डी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। कि तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिनुसाइडल अगर वेव है तो जे प्लस जे डी को करंट डेंसिटी मानना चाहिए। अगर हम इस एग्जम्पशन को माने तो कर्ल जे को जो हमने पहले लिया था वो कम हो जाता है, कर्ल एच इज इक्वल टू जे प्लस जे डी। अब हम इसका डाइवर्जेंस लेते हैं। डाइवर्जेंस कर्ल एच इज इक्वल टू डाइवर्जेंस जे जे डी। मगर कभी डाइवर्जेंस कर्ल जे ज़ीरो होता है तो उसका मतलब होता है कि डाइवर्जेंस जे प्लस जे डी इज इक्वल टू ज़ीरो, या डाइवर्जेंस जे प्लस डाइवर्जेंस जे डी इज इक्वल टू ज़ीरो, या डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस जे। तो हम इक्वेशन का कंटिन्यूटी फिर यूज़ करते हैं, तो इसमें यह लगा तो हम डाइवर्जेंस का इक्वेशन अगर इसके अंदर लिखें तो डाइवर्जेंस जे डी इज इक्वल टू रो टी जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। तो अब इसका डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ फिर हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू रो। अगर ये मैं जे डी को इसके रूप में पुट कर दूँ, हम जहाँ इस डी का नाम इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह देते हैं। अगर इसका इक्वेशन हम उसके अंदर रखें तो डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस डी ऑफ जे डी, अगर मैं रो को मानूँ तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस डी जे डी बाई डी टी, यानी जे डी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस डी बाई डी टी। और इसको फिर मैं एम्पियर के इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकता हूँ। कर्ल एच इज इक्वल टू जे प्लस जे डी इज इक्वल टू जे प्लस डाइवर्जेंस डी बाई डी टी। ये जो एडिशनल टर्म जो ऐड एम्पियर सर्कुलर लॉ में हुई है कि जो हम टाइम पेयरिंग वेरिंग फील्ड के लिए काम है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है जो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, इसका हम डिफरेंशियल समय के साथ कर रहे हैं, तो इसका ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट में टाइम हो जाता है। तो इसका इसके हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट तभी इफ़ेक्टिव है जब कंडक्शन चार्ज फॉर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसके डिस्प्लेसमेंट करंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ लक्षण हैं कि डिस्प्लेसमेंट कर तभी प्रोड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये इसके धारा से इसका कोई लेना देना, क्योंकि ये मोशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड नहीं है। डिस्प्लेसमेंट करंट के कुछ फाइनिट वैल्यू होती है परफेक्ट वैक्यूम में, एंड जहाँ पे भी जबकि कोई चार्ज भी नहीं होता। वैक्यूम में अगर कोई चार्ज भी नहीं होता तब भी डिस्प्लेसमेंट करंट की कुछ एक फाइनाइट वैल्यू होती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट जैसे हमने ऊपर डिराइव करा है उसकी हो जाएगी जे डी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस डी बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट करंट अच्छे चालकों में इसका मान निग्लेजिबल होता है, और कंडक्टर जिसमें फ्रीक्वेंसी लेस देन ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी। इसके बाद एक हम डाइवर्जेंस के कर्ल ऑफ बी और डाइवर्जेंस ऑफ डी का मान निकालना चाहते हैं। मैं कर्ल ऑफ हम कहते हैं कि जैसे कि परिभाषा के अनुसार कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड जो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मिनिमम लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ टेस्ट एरिया। ये इसकी डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ द लाइन इंटीग्रल जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है रेखा समाकरण एक क्लोज पार्ट में वो इक्वल टू म्यू टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज होता है। तो जिससे मैं लिख सकता हूँ कि डेल बी डॉट डिटेल्स इक्वल टू म्यू ज़ीरो, जहाँ एल आई इज़ द करंट जो इसके पाथ है। मगर हम सपोज हम एक ऐसा एक रीजन करते हैं जहाँ स्टेडी चार्ज बह रहा है और करंट डेंसिटी उसके अंदर कांस्टेंट है, जो उसके समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रही मगर वेरी करती है। तो एक कार हम लिखते हैं तो हम टोटल करंट इनक्लोज्ड इस रूप में दे सकते हैं। करंट में क्योंकि सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं
तो इसमें दो इंटीग्रल लिखूँगा, आई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस, जहाँ इसको जे करंट डेंसिटी है और जो डी एस एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ द पॉइंट जहाँ पे निकालना है। हम इक्वेशंस के वैल्यू डालते हैं इसके अंदर, तो डेल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू, जो क्योंकि म्यू आई के बराबर होता है तो ये हो जाएगा। स्टोक्स थ्योरम से हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदल सकते हैं, तो मैंने लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदला और इसके अंदर वैल्यू डाले, तो मैं ये निकाल सकता हूँ कर्ल बी इज माइनस म्यू डॉट जी इज इक्वल टू ज़ीरो। हम कह सकते हैं कि जो कर्ल है वो म्यू टाइम्स करंट डेंसिटी होता है। तो इस इक्वेशन 15 से हमें ये ज्ञात होता है कि ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सर्किटल लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसके देख कि मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिराइव्ड, सिंपल सी बात है कि वैल्यू समझे एट अ पॉइंट। इसके अंदर हम ये निकाल सकते हैं। इसके बाद हम डाइवर्जेंस ऑफ बी निकालना चाहते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ बी हम जानते हैं कि परिभाषा के अनुसार एक वेक्टर फंक्शन और एक वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस, तो जो हम आउटवर्ड फ्लक्स के रूप में डाइवर्जेंस को निकालना चाहते हैं, जो किसी वॉल्यूम के अंदर इनक्लोज्ड है। तो बॉयड-स्टीवर्ट्स लॉ के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस डी वन और स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं सर्किट में गिवन बाय म्यू ज़ीरो बाई 4 एल, जो हम इसको अगर हम पूरे मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकाल लें तो ये हो जाएगा। टेकन डाइवर्जेंस अगर हम दोनों तरफ लें तो हमारे पास ये इक्वेशन इसके अंदर आ जाएगा जो मैंने आपको इस स्लाइड में दिखा रखा है। डाइवर्जेंस भी ये हो जाएगा इसके अंदर, बट हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ 1 बाई आर माइनस आर अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये इसके अंदर मान पुट के अंदर और वेक्टर आइडेंटिटी के मान लिखने पर जो आपको इस स्लाइड्स में जो ये कैलकुलेशंस दिए हुए हैं इसके साथ मैं ये लिख सकता हूँ। और इसका जो फाइनल इक्वेशन अगर आ जाएगा हम जानते हैं, तो ये कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस बी, ये इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डाइवर्जेंस बी इज ज़ीरो। तो ये इक्वेशन सारे फील्ड्स के लिए उपलब्ध होता है। इम्प्लाइज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज साइनोसॉइडल। ये सारा मैग्नेटिक, इसके बाद हम इसके कुछ उपयोग और इसके कुछ काम करेंगे। ओके, थैंक यू।